समस्या इस बार थोड़ा सा ये बढ़ गई है आप लोग के लिए और मेरे लिए भी। तो समस्या ये है कि जैसे बजट हम करते थे तो एक बजट किए और एक आर्थिक समीक्षा कर लिए, एक बजट और एक आर्थिक समीक्षा। यदि यूपीएससी देना है तो एक बजट एक आर्थिक समीक्षा काफ़ी है। यदि मान लीजिए आप लोग को यूपीएससी देना है तो एक बजट और एक आर्थिक समीक्षा, जो इस बार का बजट है और इस बार का आर्थिक समीक्षा है वही पूछेगा मैक्सिमम। लेकिन बीपीएससी कितना टफ है यूपीएससी से वो देख लीजिए। अब इसमें बजट तो एक बजट हो गया 21-22, एक बजट हो गया 22-23, तो दो बजट हो गया ना 1-2। फिर आ जाएगा आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा तो एक हो जाएगा 20-21 और एक हो जाएगा 21-22। तो ये अभी तीसरा मान लीजिए ये हो गया और चौथा हो गया ये। अब इतना ही पर अंत हो जाए तो थोड़ी बात थी, इस पे भी अंत नहीं होगा। इसमें क्या है, एक वर्ड आ जाएगा बिहार। अब क्या हो जाएगा, इसी इंटू 2 हो जाएगा, ये इंटू 2 हो जाएगा, ये इंटू 2 हो जाएगा, ये इंटू 2 हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। समझा गया? टोटल 8 आप लोग को पढ़ना होगा इस बार। बजट कितना 4, आर्थिक समीक्षा कितना 4, और आप लोग का तैयार कितना है? क्या इसमें कहीं पे हम गलत हों तो बताइए, आप लोग भी जानकार लोग हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई है जो ये रिस्क ले सकता है कि केवल पिछले साल का बजट पढ़े और इस साल का न पढ़े? कोई है जो पीटी में केवल पिछले साल का बजट पढ़ के चला जाएगा और इस बार का नहीं पढ़ेगा? और कोई ऐसा है जो केवल इसी बार का पढ़ के चला जाए और पिछले बार का न पढ़े? तो जब चोरी चोरी चुपके चुपके पढ़ना ही है तो पूरा जम के पढ़ लीजिए ना। तो 2-2-4 हो गया ना, 2-4 हो गया, और उसके बाद फिर बिहार उसमें आएगा तो वो भी 4 लेकर आएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 4 बजट और 4 इकोनॉमिक सर्वे। इसका सबसे नुकसान क्या होगा कि आपको कोई भी आंकड़ा आएगा ना इस बार और ई ऑप्शन रहेगा तो इतना परेशान करेगा कि आप यदि क्रिस्टल क्लियर नहीं रहिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। लगेगा कि हम तो पढ़वे किए हैं, 21 वाला है कि 22 वाला है, और इसका आंकड़ा उसमें यदि ऑप्शन में दे दिया कि 6.4 मान लीजिए ग्रोथ रेट है तो 6.4 दे दिया, 21-22 पूछ दिया और दे दिया 22-23 वाला, नहीं दिक्कत होगा। तो इसका एक सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप लोग एक चार्ट बनाइएगा, ठीक है, इसमें 4-4 कॉलम होगा और हर एक कॉलम या 2-2 कॉलम करके बनाइए। जैसे मान लीजिए बजट लिख दिए तो 21-22 का बजट का जो आंकड़ा है उसको एक एक करके हेड्स दे के लिखते जाइए, और उसके बगल में 22-23 वाला जो आंकड़ा है एकदम कॉरस्पॉन्डिंग आंकड़ा को लिखिए। समझा गया है? मान लीजिए फिस्कल डेफिसिट है तो इसका इतना, हम आपको देंगे चार्ट वैसा ही, ठीक है, कि आपने मान लीजिए लिखा कि राजकोषीय घाटा, तो पिछले बजट में जो था और इस बजट में जो है तो अंतर ही पता चल जाएगा। और ये आपको मेंस में काम भी करेगा कि घट रहा है या बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन घट रहा है या बढ़ रहा है, रेपो रेट घट रहा है या बढ़ रहा है, CRR घट रहा है या बढ़ रहा है, राजस्व घाटा में क्या है, निर्यात में पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, इस तरीके से तुलनात्मक करना पड़ेगा, तभी याद भी रहेगा और तभी स्थायी भी रहेगा। ठीक है ना? घबराना नहीं है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट हम लिखवा दे रहे हैं, लेकिन इसका चार्ट भी आपको हम दे देंगे। आज 14वां दिन है क्लास का और कल आखिरी करेंट का आखिरी सेशन कल होगा। आज के बाद कल एक दिन है और आज रात में और कल पूरा मिलाकर आपको सारा मैटर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद करेंट के बाद हम लोग जाएंगे साइंस में, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो है हिस्ट्री है, उसके बाद नहीं इकोनॉमिक्स, उसके बाद हिस्ट्री के बाद 30 नंबर से ऊपर आने वाला है करेंट, तो उसको ख़त्म करेंगे। करेंट में इकोनॉमिक्स है, 50% जो इकोनॉमिक्स है वो करेंट नेचर का होता है, तो करेंट को ढंग से पढ़िएगा तो इकोनॉमिक्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। इकोनॉमिक्स में आप लोग
लिए मेरी सलाह है कि दर्पण का यदि अतिरिक्तांक आ गया है इकोनॉमिक्स वाला, अभी पता नहीं है शायद आज या कल में आने वाला है, तो यदि आ जाता है तो उसके शुरू के 15 पन्ने और आखिर के जो सवाल हैं वो सारा पढ़ जाना। शुरू के 15 पेज जो स्मरणीय तथ्य होता है उसको देख लीजिए, और अंत में तो इकोनॉमिक्स में जो आपको बेसिक समझ है वो उससे सवाल आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन साइंस चूँकि बोलिए प्रतियोगिता दर्पण का इकोनॉमिक्स का एक्स्ट्रा इशू आता है। इंग्लिश में भी लेंगे तो, हिंदी में लेंगे तो दर्पण का अतिरिक्तांक बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक्स का ही अतिरिक्तांक, ठीक है ना। वो एक आध दिन में आने वाला है, शायद आ गया होगा, पता भी कर लेंगे आज, तो उसमें से ज़रूर आता है सवाल, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन विथ ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि एक अच्छा सोर्स है। चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, चूँकि हम लोग को 4-5 बजट देखना है तो कुछ बजट आप लोग देख लीजिए। जैसे फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, कितना अनुमान किया गया 22-23 के बजट में? इतना मतलब आप लोग पढ़ा ही नहीं एकदम। फिस्कल डेफिसिट का अनुमान 9 पॉइंट कहाँ है? तो ग्रो नहीं, वो आंकड़ा 9 वाला आंकड़ा 6.4। हाँ वेरी गुड, चलिए ठीक है। राजस्व घाटा, ये याद कर लीजिए, राजकोषीय घाटा कितना है? 6.4% लिख देते हैं 2022-23 का। 22-23 के हिसाब से ये हो गया फिस्कल डेफिसिट, इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट को राजकोषीय घाटा। ये एज इट इज सवाल आएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। राजकोषीय घाटा कितना एकदम याद करना है, कितना है? 6.4। जब भी इन आंकड़ों को याद कीजिए किस वर्ष के लिए ये आंकड़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए राजस्व घाटा 22-23 का अनुमान, यह 3.8 है। एक आंकड़ा जो बजट में अखबार में आता है बजट वाले दिन ही, उसमें से एक सवाल 2 सवाल आ सकता है। एक सवाल लिखिए 22-23 के आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक, जैसे पैसा आता कहाँ से है, तो सर्वाधिक बड़ा स्रोत कौन सा है, मतलब पैसा सर्वाधिक किस चीज़ से आता है? कर्ज, ठीक है। उधार से, देखिए उधार से या अन्य देयताएं, उधार प्लस अन्य देयताएं, उनको हिंदी में लिखते हैं उधार और अन्य देयताएं 35%। और सबसे अधिक हमारा पैसा जाता किस चीज़ में है? इसी के ब्याज में 20%, इसी के ब्याज में, ठीक है। तो ये तो एक जनरल बात होगी कि उधार से आता है और ब्याज में जाता है, ना आना अच्छा है ना जाना अच्छा है, दोनों 20%। 35% आता है उधार से और 20% जाता है ब्याज में। उसके बाद सबसे बड़ा इनकम का सोर्स क्या है उधार के बाद? यही पूछेगा, कौन सा टैक्स? हाँ जीएसटी, कन्हैया ने बताया जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर सबसे बड़ा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। पहला उधार, जीएसटी से 16%। और इसमें जो आता है ब्याज से जाता है, तो जाने वाले में दूसरे रैंक पे कौन सा है? हाँ, उसको स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं बोलेंगे, बोलेंगे स्टेट शेयर इन टैक्सेस, समझ गए? स्टेट शेयर इन टैक्स, राज्य करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। स्टेट शेयर इन टैक्सेज एंड रेवेन्यूज, करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, स्टेट शेयर इन टैक्सेज, ठीक है। कॉरपोरेट टैक्स से पूछ दे कितना % इनकम होता है? 15%। यदि आपसे ये कहा जाए कि भारत में एक देश एक कर विधान लागू है, सही या गलत? भारत में एक देश एक कर विधान लागू है, सही या गलत? ट्रू और फॉल्स? गलत कि सही? जीएसटी क्या है? एक टैक्स है या 2 टैक्स है? जब लाया गया तो यही ना कहा गया कि जीएसटी आने से सारे टैक्स समाप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, एक टैक्स स्लैब हो जाएगा, एक टैक्स हो जाएगा। नहीं, उसमें इनसफिशिएंट ये है, जैसे जीएसटी क्या है, डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? ठीक है,
आज आप लोग ग्रुप में कितने डायरेक्ट एक्शन और कितने इनडायरेक्ट एक्शन लिख के भेजिए खोज के, ठीक है। एक सवाल इससे आएगा, मतलब इसको हल्का मत लीजिए। एक सवाल पूछेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट और वहीं पे आदमी डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसे होगा। अब आसमान में थोड़ा लिखा है कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है। जब पता है कि वहाँ से सवाल आएगा और उसको भी न करना, ठीक बात तो नहीं है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है ना, और अप्रत्यक्ष करों का एक स्लैब बनाने का प्रयास चल रहा है। जो वैल्यू एडेड टैक्स था, जो वैट था, मोड वैट था, सैन वैट था और तमाम तरह के शुल्क थे, उन सबको एक दायरे में लाके क्या बनाया गया, जीएसटी। वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला जितने भी कर थे उन सबको एक प्लेटफॉर्म दिया गया, उसका नाम क्या है, जीएसटी। तो अप्रत्यक्ष कर धीरे धीरे भारत में एक ही रह जाएगा, उसका नाम क्या होगा, जीएसटी। लेकिन प्रत्यक्ष कर बहुत सारे हैं अभी भी, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक देश एक कर विधान लागू है। हाँ, अप्रत्यक्ष कर में यह प्रयास चल रहा है। चलिए, बजट 2022-23 में देखिए, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है। हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल लिख दे रहे हैं, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है। तो यह 19,500 करोड़ रुपए। कितने, इसके लिए कितना आवंटित किया गया, 19,500 CR, ठीक है। देखिए, 2030 तक भारत ने अपने लिए कितने गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। 22-23 के बजट के हिसाब से 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, कोई आइडिया किसी को? जी, वेरी गुड, 280 गीगावाट, ठीक है। एक्चुअली जो COP26 सम्मेलन हुआ था उसमें भारत के लिए 500 का लक्ष्य है, लेकिन उसमें से 280 गीगावाट सोलर एनर्जी से प्राप्त करना है। चलिए, बिना कॉपी और बोर्ड देखे आप लोग बताइए कि कितना राजकोषीय घाटा है 22-23 का, कितना राजस्व घाटा है, ठीक है। इस बार के बजट का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बजट? अमृत काल का बजट, यानी बजट को ही खा लीजिए तो अमृत है, नहीं, ठीक ही रहेगा। इसी को पचा जाइए, बजट को पचा जाइए, अमृत है इस बार का बजट। चलिए, भारत का जो आप लोग आंकड़ा बताना चाह रहे थे, भारत का आर्थिक विकास का लक्ष्य इस बार 22-23 के बजट के हिसाब से क्या है, जीडीपी का ग्रोथ रेट का लक्ष्य, यह 9.2 है। हाँ, ये ठीक है। भारत के आर्थिक विकास का जो लक्ष्य है इस बार के बजट में 9.2% है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार यह कितना था, 8 से 8.5। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण वहीं बगल में लिख दीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार यह 8 से 8.5% था। 8 से 8.5% आर्थिक सर्वेक्षण में था ये। एक इन्फॉर्मेशन जो पिछली बार भी हम क्लास में, रेगुलर क्लास में बताए थे आप लोगों को, पीएम गति शक्ति, ठीक है ना। पीएम गति शक्ति को ढंग से कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, जो बताया भी है। पीएम गति शक्ति, इसमें क्या क्या है? हाँ, जितने भी परिवहन के यातायात के साधन हैं उनको सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम में लाना, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम में लाना। जैसे इसको सिंपल भाषा में ये समझिए कि मान लीजिए आप कहीं असम में हैं और आपको मुंबई पहुंचना है, ठीक है, तो आप ट्रेन का भी यूज़ कर रहे हैं, प्लेन का भी यूज़ कर रहे हैं, आ रहे हैं तो बस का भी यूज़ कर रहे हैं, मेट्रो का यूज़ कर रहे हैं और घर पहुंच रहे हैं लोकल साधन से, तो एक सिंगल विंडो में आपके पास एक टिकट होगा, जिससे कि ऐसा हो सकता है। लेकिन यह आदमी के साथ साथ ज़्यादातर कार्गो पर भी लागू है, जिसमें लॉजिस्टिक्स, जो कंटेनर वगैरह जो आते हैं वो सब पर भी लागू है, ठीक है।
इस बार की बजट की 4 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं? वेरी गुड, चारों लिख लीजिए। अच्छा बताया इन्होंने। पहला लिखिए, 4 लक्ष्य में से पहला लक्ष्य है पीएम गति शक्ति। यह 1,10,000 करोड़ इसके लिए शायद आवंटित किया गया है। 110 लाख करोड़ है शायद, देख लीजिएगा, वही हुआ। चलिए, पहला लिखिए पीएम गति शक्ति। दूसरा है समेकित विकास। समेकित विकास से ज़्यादा बेहतर शब्द है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। तीसरा है उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश। तीसरा है उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश। और चौथा है जो निवेश हुआ है उसका वित्त पोषण, यानी कि उसको सपोर्ट करना। देखिए, निवेशों का वित्त पोषण। पीएम गति शक्ति के कितने इंजन हैं? 8, 7। पीएम गति शक्ति के 7 इंजन हैं। लिखना है, पता है? लिखिए, सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, जल मार्ग, पोत पत्तन, जो पोर्ट्स हैं, PORTS, पोर्ट्स। फिर है माल परिवहन, और 6 हो गया ना। 7वां है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एक अन्य परियोजना जो इसमें आई चर्चा में, इस बजट में, वो है पर्वतमाला। महत्वपूर्ण परियोजना है पर्वतमाला। हाँ, यह क्या है? पर्वत, बहुत बढ़िया, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम। इसमें इतना ही लिखिए, बाकी कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 2022-23 में इस तरह के 8 रोपवे कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। कितना? 8। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह के अनाज का वर्ष घोषित किया गया है? मोटे अनाज का वर्ष। हाँ, मोटे अनाज, मिलेट्स, ठीक है। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। कितने नदियों को जोड़ने का घोषणा किया गया 22-23 में? अब संख्या बढ़ा के उसको ज़्यादा कर दिया गया। वैसे अभी तक तो 13 नदियाँ हो गई हैं, ठीक है ना, जो हम पिछले क्लास में बताए भी थे आपको। लेकिन बजट में 5 का नाम था, बजट में 5 का नाम, ठीक है। वो लिंक परियोजना है, ओवरऑल वो अलग चीज़ें हैं। पिछला बजट में भी था, इस बजट में भी था, कुल मिलाकर अब तक 13 हो गया। देखिए, 22-23 वाले बजट में जिनका नाम था कृष्णा पेन्नार, एक हो गया कृष्णा पेन्नार, और दूसरा है पेन्नार कावेरी। एक है कृष्णा पेन्नार लिंक, और दूसरा है पेन्नार और कावेरी। तीसरा लिखिए गोदावरी कृष्णा। तो 3 तो ऐसे ही क्लियर हो गया, एक गोदावरी कृष्णा, एक कृष्णा पेन्नार और एक पेन्नार कावेरी। आपस में भी लिंक्ड है। 2 नदी मिल के 3 परियोजना हो गया, नहीं हो गया? नदी 2 है और 3 परियोजना हो गया। 3 नदी 3 परियोजना। एक लिखिए 3 नदियों का यह लिंक है, पार, तापी और नर्मदा। पार, एक पार नदी है, पार, तापी और नर्मदा, ठीक है। और एक है दमन गंगा और पिंजाल नदी। क्या नाम है? दमन गंगा और पिंजाल। आप लोग के लिए होमवर्क के बगल में लिख लीजिएगा कि इन सब का लोकेशन देख लीजिए। नदियों का, ये जो नदियों का नाम आया, इनका लोकेशन देख लीजिए, उद्गम और अंतिम स्थान देख लीजिए। इससे क्या है कि इसी तरह की चीज़ों को करंट्स और ज्योग्राफी से जोड़ते हैं या फिर चीज़ों को, तो आप मानचित्र में इसको देख लीजिएगा। पीएम ई विद्या योजना के तहत टीवी चैनल के माध्यम से पढ़ाने की योजना है, जिसमें 12 से बढ़ाकर 200 कर दिया गया है, ठीक है। ये सब तो लिखवा चुके हैं, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल, पोषण 2.01, ये सब स्वास्थ्य के क्षेत्र में शुरू किया गया, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लिख दीजिए, 2-3 योजनाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में शुरू हुई हैं। पहला है मिशन शक्ति,
महिलाओं और बच्चों से संबंधित है, महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित है। मिशन शक्ति, फिर है मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। लिखिए, एक सवाल लिखिए कि 2022 में कितने डाकघरों को कोर बैंकिंग से जोड़ा जाएगा। 2022 में कितने डाकघरों को कोर बैंकिंग से जोड़ा जाएगा। 1.5 लाख डाकघरों को जोड़ा जाएगा। परिवेश पोर्टल के माध्यम से, परिवेश पोर्टल, परिवेश पोर्टल के माध्यम से ग्रीन क्लियरेंस दिया जाएगा। ग्रीन क्लियरेंस यानी कि पर्यावरणीय मानक के लिए जो क्लियरेंस मिलता है उसको कहते हैं ग्रीन क्लियरेंस। ग्रीन क्लियरेंस, ग्रीन क्लियरेंस, ग्रीन क्लियरेंस, ग्रीन क्लियरेंस दिया जाएगा। ठीक है, परिवेश पोर्टल के माध्यम से ग्रीन क्लियरेंस किसी भी कंपनी को, किसी भी संस्था को। ठीक है, चलिए इसमें और ज़्यादा नहीं है। 22-23 में पीएम आवास योजना के तहत कितने आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया? 80 लाख। वेरी गुड। हाँ, एक आंकड़ा लिख लीजिए। ये सबसे अधिक खर्च, विभिन्न योजनाओं में जो खर्च हो रहा है, सबसे अधिक खर्च, जो सबसे अधिक खर्च किस योजना पर है, तो वह योजना है 73,000 करोड़ मनरेगा पर। सेकंड है पीएम किसान योजना जिसमें 68,000 करोड़, और तीसरा है जल जीवन मिशन जिसमें 60,000 करोड़। 73,000 मनरेगा पर, पीएम किसान पर 68,000, 68,000 करोड़, और 60,000 करोड़ है जल जीवन मिशन पर। मंत्रालय के हिसाब से यदि खर्च देखिएगा तो सबसे अधिक रक्षा मंत्रालय पर खर्च है। सबसे ज़्यादा खर्च 5,25,166 करोड़, 5,25,166 करोड़ रक्षा मंत्रालय पर। 5,25,166, 5,25,166 करोड़ रक्षा मंत्रालय पर। और सेकंड पर है उपभोक्ता एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण। चूँकि इस बार कोरोना काल का बजट था, बहुत सारा वितरण हुआ, इसलिए पीडीएस वाले मंत्रालय पर सबसे सेकंड पर है पीडीएस वाला। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक। ठीक है, और इसके बाद गेस कीजिए तीसरा कौन सा हो सकता है। तो ये 3 आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से कुछ चीज़ें देख लेते हैं। भारत के जो निर्यात के जो मदे हैं, इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के हिसाब से, उसमें टॉप 3 क्या क्या है, ये हमेशा एक सवाल पूछेगा। देखिए, भारत के निर्यात की टॉप 3 मदें अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021 एंड 22, 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से भारत से जो निर्यात होता है उसकी टॉप 3 लिखिए। पहले पर है पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरे पर मोती और कीमती पत्थर, और तीसरे पर लोहा और इस्पात। पहले पर क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरे पर मोती कीमती पत्थर, और तीसरे पर है लोहा और इस्पात। चौथा भी लिख लीजिए ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। फोर्थ पर है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में फर्स्ट पर है, ध्यान दे रहे हैं आप। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तु में पहला पर कौन है? ये आश्चर्यजनक नहीं है। पहले क्या होता था, इस मद में हम लोग जब तैयारी करते थे तो इस मद में रहता था सूती वस्त्र। ठीक है, लेकिन यह पेट्रोलियम, चूँकि हम लोगों ने जो नए रिजर्व ढूंढे हैं, अपना तेल रख के भी दूसरे देश में जाकर जमा करके रखते हैं, तो उस तरह का अभी कुछ आई है प्रवृत्ति। ठीक है, लेकिन आयात की जाने वाली मद में भी सबसे पहले पर कौन सा है? कच्चा पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल। आयात के टॉप मद में कौन सा है? क्रूड ऑयल, कच्चा पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम। दूसरा है सोना, तीसरा है पेट्रोलियम उत्पाद। अभी एक नया टर्म आया है GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVA। तो अभी सब चीज़ का भाव जो है GVA पे तय होता है। GVA का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, तो GVA के हिसाब से प्रचलित भावों पर किस क्षेत्र का कितना हिस्सा है देश के इकोनॉमी में? तो लिखिए, कृषि एवं उससे रिलेटेड क्षेत्र का हिस्सा 20.2%, या इंतरिम कृषि से। उद्योग से 25.9%, उद्योग से। कृषि से 20.2,
20.2, उद्योग से 25.9, उद्योग से 25.9 और सेवा क्षेत्र से 53.9 यानी कि 53.9। किस क्षेत्र की भूमिका ज़्यादा है पहले भी बता चुके हैं, सब रिपीट हो रहा है। तो यह विकास का पहचान है या ह्रास का? विकास तो और आगे। भारत जैसे देश के लिए जो अभी भी जनसंख्या मतलब मैक्सिमम जनसंख्या कहाँ लगी हुई है? कृषि में लगी हुई है, निर्भर हो या ना हो, लगी हुई है। तो जब कृषि में अधिकांश जनसंख्या लगी हुई है और वहाँ उसका योगदान मात्र 20% है, तो उस जनसंख्या का बुरा हाल हो जाएगा ना। अनुत्पादक कार्य में हम लगे हुए हैं। कृषि को क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा उत्पादक बनाना पड़ेगा, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बारंबारता उसकी बढ़ानी पड़ेगी, बहुफसलीकरण करना पड़ेगा, नकदी फसलों की बहुलता लानी पड़ेगी और उसमें लगे हुए पॉपुलेशन की संख्या को कम करना पड़ेगा। एक खेत को 2 लोग मिलकर खेती कर सकते हैं, पूरा खानदान लगा हुआ है, ठीक है, और बाकी दिन क्या कर रहा है? 2 घंटा काम कर लिया, दिन भर बैठ के ताश खेल रहा है। तो उन चीज़ों को भी हम लोग देखना होगा, ठीक है। भारत जो है सर्वाधिक निर्यात किस देश को करता है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से? सर्वाधिक निर्यात 3 देशों के ना, हाँ अमेरिका ठीक है, फर्स्ट पर है। टॉप 3 देश लिखिए, अमेरिका, यूएई और चीन। ये बजट के हिसाब से है, वैसे अलग आंकड़ा अलग अलग एजेंसीज का है, उसमें अलग आ जाएगा। तो ये इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के हिसाब से अमेरिका, यूएई और चीन, चौथे पर बांग्लादेश। सर्वाधिक आयात किससे करता है? अभी भी चाइना से करता है। टिकटॉक बैन कर दिया लेकिन आयात बैन नहीं हुआ है। चीन, यूएई, अमेरिका। टॉप 3 हो गया चीन, यूएई और अमेरिका। चौथे पर है सऊदी अरब। तो टॉप 4 बताइए तो आयात का मद, आयात वाला 2 देश का नाम है, चाइना, यूएई, सऊदी अरब। अच्छा, निर्यात वाले ऑनलाइन वाले बताएंगे। निर्यात वाले 4 देश, ठीक है, एक ऐसा बोल, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अगला लिखिए, भारत का किन चीज़ों के उत्पादन में स्थान कई बार पूछ देता है, चावल में क्या है, गेहूं में क्या है, तो उत्पादन वाला लिस्ट जरूर देख लीजिएगा। वैसे हम आपको लिस्ट एक देंगे भी, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे में कुछ चीज़ों की चर्चा थी, उसका हम जिक्र कर देते हैं, हो सकता है कि उसी में से पूछ दें। जैसे चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सेकंड, चीनी में सेकंड। अंडा के उत्पादन में कौन सा स्थान है? अंडा में पहला नहीं, अभी भी भारत में इतना अंडा लोग नहीं खाते, तीसरा है। मछली में कितना है? मछली में सेकंड, और दूध में पहला। हाँ, दूध में पहला, मछली में दूसरा और अंडा में तीसरा। दूध में पहला, मछली में दूसरा और अंडा में तीसरा। चीनी में भी दूसरा। तो दूध और चीनी, तो पहला दूसरा मिला दिया तो पी लिया, फिर तीसरा चौथा मिला दिया तो अंडा करी और फिर बन जाएगा। जो लोग खाते हैं अपना खाएंगे। यदि पूछे कि भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? पहला है कपास उद्योग, पहला कॉटन, पहला कपास उद्योग, दूसरा है चीनी, उपजाता भी है और खाता भी है। कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार किस सेक्टर से पैदा होता है? जैसे कृषि में सब क्षेत्र नहीं, मतलब एक विशेष सेक्टर बताइए। जैसे कृषि के बाद कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक लोग रोजगार में हैं। भारत सड़कों के हिसाब से दूसरे स्थान पर, सेकंड स्थान पर, अमेरिका के बाद सेकंड स्थान पर है। और दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है भारत। सबसे अधिक तेल खाने वाला देश भारत है कि नहीं है? भारत तेल का सबसे बड़ा आयातक है, वनस्पति तेल का सबसे बड़ा आयातक है, लेकिन उपभोग के मामले में दूसरे स्थान पर है। रेलवे के मामले में, जो रेलवे नेटवर्क के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तीसरे। वेरी गुड। भारत में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उसमें सर्वाधिक प्रतिशत शेयर किस प्रकार की ऊर्जा का है? लिखिए, थर्मल ऊर्जा 78%, थर्मल एनर्जी 78%, बाकी रिन्यूएबल एनर्जी है 10%, नवीकरणीय ऊर्जा 10%, जल से जो ऊर्जा है वो भी नवीकरणीय में ही आएगा, लेकिन उसको अलग से लिख लीजिए। 78% थर्मल, रिन्यूएबल है 10%,
न्यूक्लियर एनर्जी से है 3% परमाणु ऊर्जा, और हाइड्रो मतलब जल ऊर्जा, जल से जो निकलता है हाइड्रो, वह है 9%। ये उत्पादन क्षमता है। उत्पादन क्षमता अलग चीज़ होता है और संस्थापित क्षमता अलग होता है, लेकिन उत्पादन क्षमता ही याद कीजिए, ठीक है ना। भारत में निवेश करने वाले 3 देशों के नाम बताइए, टॉप 3 लिखिए। सिंगापुर, अमेरिका और मॉरिशस। अब ये सारे देश खुद, अमेरिका तो खुद निवेश करने वाला देश है, लेकिन सिंगापुर क्या है, वहाँ पे चूँकि टैक्स में छूट है, कई तरह की पाबंदियाँ नहीं हैं, तो लोग वहाँ कंपनी बना के, दूसरे देश वाले वहाँ पे कंपनी बना के और वहाँ के माध्यम से यहाँ पर निवेश करते हैं, सिंगापुर की कंपनी बनकर। और मॉरिशस में भी सेम बात है कि टैक्स के छूट के चलते सिंगापुर और मॉरिशस है, लेकिन आंकड़ा आपको क्या याद करना है, मॉरिशस 3rd पर है, अमेरिका 2nd पर है और सिंगापुर 1st पर है। चलिए अब लिखिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने वाले शीर्ष क्षेत्र कौन से हैं। मतलब जो निवेश तो मान लीजिए इन 3 देशों से आता है, लेकिन इन 3 देशों से जो आ रहा है वो किस क्षेत्र में आ रहा है, ठीक है ना। तो वह क्षेत्र कौन कौन सा है। पहला लिखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। फर्स्ट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तीन क्षेत्र कौन सा है, तो पहला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। दूसरा क्या है, दूसरा है ऑटोमोबाइल, कार हो गया, तमाम तरह की चीज़ें हो गई, उसके उपकरण हो गए हैं। दूसरा हो गया ऑटोमोबाइल, और तीसरा है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। ठीक है ना। FDI अंतर प्रवाह के हिसाब से दुनिया में किस स्थान पर है भारत। FDI के अंतर प्रवाह के आधार पर, FDI के अंतर प्रवाह के आधार पर भारत किस स्थान पर है, 5वें स्थान पर है, चौथा नहीं 5वां। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के हिसाब से 5वें स्थान पर है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के हिसाब से 5वें स्थान पर। भारत में विश्व के हिसाब से तुलना किया है तो किस स्थान पर है वन क्षेत्र के हिसाब से भारत। पूरे विश्व में भारतीय वन क्षेत्र का यदि देखा जाए तो पूरे दुनिया में वन क्षेत्र के हिसाब से किस स्थान पर अटेंड करता है, 10वां स्थान पर, 10वें स्थान। पहले पर हाँ ग्रोथ वाले में हो सकता है, इस बार बेहतर परफॉर्मेंस है, ठीक है। विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र भारत में है। पहला है रूस में, दूसरा ब्राज़ील में और तीसरा कनाडा में। देखिए पहला रूस, दूसरा ब्राज़ील और तीसरा कनाडा। भारत कहाँ पर है, 10वें पर। ब्राज़ील में पूरे देश का 59% वन है, देश का जो क्षेत्रफल है ना उसका 59% वन है। और अभी हाल फिलहाल में ब्राज़ील का जो शासक थे, नाम उनका भूल रहे हैं, वो पूरा जंगलें कटवाना शुरू कर दिया कि हाँ नहीं अपने देश का प्रतिशत, बोला कि पूरा दुनिया का सांस लेने का जिम्मेदारी हम ही लिए हैं क्या। मतलब वो काट रहा है अपना जंगल तो बाकी लोग मना कर रहे हैं मत काटो, अपना हम काटेंगे। तो बोला कि नहीं हम भी काटेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। तो प्रतिशत के हिसाब देखिए ये मात्रा के हिसाब से है। मात्रा के हिसाब से रसिया फर्स्ट पर, ब्राज़ील सेकंड पर और कनाडा तीसरे पर। लेकिन प्रतिशत, देश का क्षेत्रफल ही छोटा है फिर भी वन ज़्यादा है, तो प्रतिशत के हिसाब से यदि कहा जाए तो फर्स्ट पर कौन सा हो जाएगा, ब्राज़ील। प्रतिशत के हिसाब से पेरू दूसरे पर और कांगो तीसरे पर। देखिए भारत में 2011 से 21 के बीच में फॉरेस्ट कवर में कितनी वृद्धि हुई है। 11 से 21 के बीच में फॉरेस्ट कवर में कितनी वृद्धि हुई है या नहीं हुई है या कम हो गया है। वृद्धि हुई है 3%। तो लिखवा देना, अभी शायद 7 कुछ हो गया है, पहले 6 मतलब ये था 3% का वृद्धि हुआ है पिछले वर्ष से मुकाबले। लिखिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम कब लाया गया। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 भारत के नदियों द्वारा
जल संसाधन में सर्वाधिक योगदान किस नदी का है? गंगा का है 28%। 2022 तक पेट्रोल में कितना परसेंट इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया था? 2022 तक पेट्रोल में कितना परसेंट इथेनॉल? 10%। 10% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 8.5% का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। मात्रा के हिसाब से अगला सवाल है, मात्रा के हिसाब से भारत फार्मास्यूटिकल उत्पादन में किस स्थान पर है? मात्रा के हिसाब से फार्मास्यूटिकल मतलब दवा, फार्मास्यूटिकल में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। टेलीकम्युनिकेशन बाज़ार के हिसाब से दूसरे स्थान पर है। टेलीकम्युनिकेशन मार्केट के तौर पे देखा जाए तो भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार है। भारत में टेलीफोन उपभोक्ता में से ग्रामीण क्षेत्रों में कितने उपभोक्ता हैं? भारत में सब यही सब आंकड़ा जो सवाल में डालेगा ना, जब 2-4 ऑप्शन में, तो फिर आपका सवाल क्लिष्ट हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में कितने टेलीफोन उपभोक्ता हैं? शहरी और ग्रामीण में 2 ही डिवीज़न होगा ना, आधा या तो शहर में फ़ोन होगा या गांव में होगा। तो गांव में ज़्यादा होगा या शहर में ज़्यादा होगा? लेकिन गांव भी पीछे नहीं है, यही ध्यान रखिएगा। 55 है शहर में, तो 45 है गाँव में। ग्रामीण क्षेत्र में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितने प्रतिशत है? तो टेलीफोन उपभोक्ताओं में कितने प्रतिशत ग्रामीण हैं? 45%। यदि पूछ दे कि भारत का स्टार्टअप कैपिटल कौन सा जगह है? विच सिटी इज स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया? हाँ, भारत का स्टार्टअप कैपिटल ऑप्शन है बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली। ऐसे देखिए, सवाल आसान था, आप लोग को आंसर पता था, लेकिन जैसे ही ऑप्शन आएगा ना वो क्लिष्ट हो जाएगा, क्योंकि बेंगलोर से मोह नहीं हटेगा, हैदराबाद से थोड़ा सा आकर्षण हो जाएगा, दिल्ली पर ध्यान नहीं बोलोगे तो राजनीतिक राजधानी है, स्टार्टअप राजधानी कैसे है ना? यही चीज़ निश्चित। अज्ञात को ज्ञात कीजिए, लेकिन ज्ञात को निश्चित कीजिए। भले स्थायी अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन निश्चित कीजिए, ठीक है ना? ठीक है, ये आपका एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट समाप्त हुआ। अभी 4 बाकी, 2 इन्फॉर्मेशन 3 इन्फॉर्मेशन लिखवा रहे हैं। देखिए, हड़बड़ी में क्या होता है ना कि कई बार हड़बड़ी में ही सवाल आ जाता है। लास्ट मोमेंट में हम बोले एक बार परीक्षा हॉल में जाते समय कि जनसंख्या पूछेगा, और जनसंख्या के आखिरी 3 आंकड़ा देख लीजिए, लास्ट 3 डिजिट भी पूछ सकता है। तो इस बार की जनसंख्या में देख लीजिएगा, इस तरह के सवाल आ जाते हैं कई बार, ठीक है ना? चलिए 2-4 बातें। बिहार के बजट, पिछला वाला बजट, ये लेटेस्ट बजट नहीं, पिछला बजट, बिहार का पिछला बजट, क्योंकि बिहार का पिछला बजट से ही ज़्यादा पूछने की संभावना है, क्योंकि बिहार का इस बार का बजट भी तो लेट आया, उसको सवाल में लेने की संभावना कम है। भारत का बजट पहले आ गया था तो उसको ले सकता है। बिहार का बजट जो है किसने पेश किया था? हम बोले पिछला बजट, वित्त मंत्री थे 24 फरवरी 2020 को, कौन था? आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए थे, सुशील मोदी आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए थे। इस बार का बजट पिछला भी, ठीक है। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण देखिए, जब 20-21 का बजट होगा तो सर्वेक्षण कब का होगा? 19-20 का। चलिए ऐसा करते हैं ना कि इसका हम आपको क्रक्स दे देंगे, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। एक बार में एक ही पढ़िए, तीनों का हम आपको बना के दे देंगे। अभी आप लोग के मन के हिसाब से ही काम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी छोड़ेंगे नहीं। चलिए, आपको बजट का जो है ना हम एक पूरा चार्ट बना के दे देंगे। किसकी आवाज़ आ रही है, ज़रा बंद कर दीजिएगा। बजट का पूरा आपको हम चार्ट बना के दे देंगे, लेकिन उस पर आश्रित मत होइए, बजट खुद भी उसमें तुलना कीजिए, खुद से चार्ट बनाइएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? चलिए, आप लोगों को 15 मिनट और हम पूछेंगे, लिखना होगा तो लिखिएगा, बताना होगा बताइएगा, ठीक है? 15 मिनट केवल रैपिड फायर राउंड चलेगा आपका। अपना अपना माइक बंद कर लीजिए और रैपिड फायर राउंड में आप लोग आ जाइए। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन से मुक्त गांव कौन सा बना? कल बताए थे। केरल का जगह का नाम बताइए। केरल तो है, हाँ, कुबलंगी गांव, वेरी गुड। कुबलंगी कल बताए थे, हाँ, लिखिए कुबलांगी। भारत में पहला जल मेट्रो का परियोजना, भारत में पहला जल मेट्रो का परियोजना कोच्चि, वेरी गुड, हाँ, कोच्चि, ठीक है। अगला लिखिए, भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य, कल बताए थे,
बीच में एक संडे आ गया, सब खा गया नहीं। सही से बताइए कि संडे को जो आप लोग का एक्सपेक्टेड होमवर्क था कितने लोगों ने किया है? कितने लोग 1 घंटा मैप देखे हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए हैं, 1 घंटा आधा घंटा मैथ बनाए हैं और एक सेट बनाए हैं? कोई इंसान नहीं है ऐसा पूरा क्लास में। यही होगा, जब हिस्ट्री होगा तो इकोनॉमिक्स पढ़ने लगेगा, इकोनॉमिक्स होगा तो नहीं। हमारा कहना है कि मैप ख़त्म हो गया, 14 दिन में 7 महादेश का दोनों ख़त्म हो जाता। देखिए यदि आप लोग नियमबद्ध होते तो हर रोज़ आधा घंटा देख के और 14 दिन हो गया। नहीं तो मैथ बनाया, लेकिन आधा घंटा मैप देखने में ये किस पर एहसान हो जाएगा? मतलब हम पर या आप पर, खुद पर। चेहरा पर इतना हंसी आ रहा है इसका मतलब पढ़ाई नहीं हो रहा, सीधा बात। पढ़ने वाला आदमी को हंसने के लिए वो बचेगा ही नहीं, ऐसे सिकुड़ा गिरा रहा है ऐसे। एक तो इसी के चेहरा पे हवाई उड़ा हुआ। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पे बना है? हिमाचल। सबसे लंबी रेलवे सुरंग भारत में भारत की सबसे लंबी सुरंग, हाँ रेलवे सुरंग बोल रहा है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला। भारत की सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज, 25 साल में पायलट बनी है। रोड वाला टनल है अटल टनल, जो है ना भारत का सबसे लंबा है। रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे लंबा बताए थे उस दिन, कौन सा था? हुबली रेलवे स्टेशन। भारत में सबसे अधिक हवाई अड्डा किस राज्य में? यूपी। ठीक है। हाइड्रोजन से संबंधित एक सवाल आएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाइड्रोजन इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो टाटा मिराई आ जाए, और नहीं तो एक आध और इन्फॉर्मेशन लिखवा देते हैं, शायद उसमें से आ जाए। एक लिखिए, भारत में पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र IOC ने स्थापित किया है मथुरा में IOC ने स्थापित किया है। ठीक है ना। बस एक ही 4-5 इन्फॉर्मेशन है, कहीं असम में कोई किया है, कहीं कोई किया है, लेकिन हम आपको एक गेस करके बता रहे हैं। ठीक है। देखिए, एशिया का पहला सहतूत जीवाश्म किस राज्य में खोजा गया है? सहतूत जीवाश्म, फॉसिल्स सहतूत जीवाश्म, राजस्थान। लिखिए, $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली विश्व की पहली कंपनी। अभी भारत जो है 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना चाहता है, और एक कंपनी है अकेले जो 3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बन गई। ये अब सवाल, इसको टिक कर लीजिए, सवाल आना चाहिए इस बार। 3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बनने वाली कौन सी कंपनी है? अक्षय बताइए, बोल रहे हैं कुछ। एप्पल, वेरी गुड। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। कभी कभी BPSC में बहुत हल्का सवाल भी पूछ लेता है, थोड़ा सा मजाकिया टाइप का भी। ऐसे एक सवाल पूछ दिया कि ऊँटों के लिए होटल कहाँ बनाया गया है? ऊँटों के लिए लग्जरी होटल कहाँ बनाया गया है? सऊदी अरब में। ठीक है, गेस अच्छा है। दुनिया का सबसे अधिक दूध का आयात करने वाला देश कौन सा है? उत्पादन तो भारत करता है, आयात चीन करता है। दूध का सबसे बड़ा उत्पादन भारत करता है और आयात करता है चीन। एक शब्द है नैट्रेक्स, NATRAX, नैट्रेक्स। यही तो हम पूछ रहे हैं, नैट्रेक्स क्या है? यह हाई स्पीड ट्रैक है जिसका उद्घाटन इंदौर में किया गया। यह एशिया का सबसे अधिक हाई स्पीड ट्रैक है, नैट्रेक्स। अभी हाल फिलहाल में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। दो हीरा का तो बहुत सवाल पूछ चुका अभी तक, कोहिनूर के बारे में, और एक कोयलिन करके नाम है सेकंड वाला। थर्ड जो है सबसे बड़ा हीरा कहाँ खोजा गया है? बोत्सवाना। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट, राफेल शिवांगी सिंह। सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप, देखिएगा हर बार परीक्षा में एक टेलीस्कोप से एक सवाल पूछने की प्रवृत्ति रहती है। तो सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप का क्या नाम है? नासा ने बनाया है, ऑब्वियस है नासा ने बनाया है, लेकिन
क्या नाम है स्पेस टेलीस्कोप का? जेम्स वेब, जेम्स वेब, वेब, WEB, जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में एक छोटा सा ब्लैक होल खोजा गया है। ब्लैक होल, ब्लैक होल क्या है? तारे की एक स्थिति है जहाँ पर कुछ दिखता नहीं है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसको कहते हैं ब्लैक होल। तारे की बहुत सारी स्थिति है, उसमें और क्या क्या नाम है तारे के? वाइट ड्वार्फ, रेड जायंट, उसी का अंतिम परिणति कहाँ होता है? ब्लैक होल। उस ब्लैक होल का नाम क्या रखा है? अभी एक छोटा सा, सबसे छोटा ब्लैक होल, देखिए सबसे छोटा ब्लैक होल खोजा गया और उसका नाम रखा गया है यूनिकॉर्न। भारत में पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ बन रहा है? पैरा बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ में। ठीक है। प्रज्ञानंद वाला सवाल तो कल बता ही दिए थे। मैग्नस कार्लसन को हराया था, याद रखिएगा। किसको हराया था? 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को। ठीक है, ठीक है, यह एक इम्पोर्टेंट सवाल था। 100% यानी 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल यानी कि प्लास्टिक वेस्ट को नहीं यूज करने वाला या फिर प्लास्टिक वेस्ट को समाप्त करके मतलब जीरो लेवल पे उसको लाने वाला, ऐसी भारत ऐसे कौन सी कंपनी है? न्यूट्रल कंपनी बनने वाली कौन सी कंपनी है? डाबर, डाबर, डाबर। जो यूज़ करता है उसको रिसाइकिल कर देता है, उसको मतलब किसी तरीके से कोशिश करता है कि जीरो लेवल पर आ जाए। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र, भारतीय रेलवे का पहला, पहला जहाँ लगेगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश। कल नहीं परसों पूछा था, बर्ड एटलस जारी करने वाला राज्य केरल। ठीक है। अभी हाल ही में एक परमाणु संयंत्र को मंजूरी मिली है कुछ और उसमें एक्स्ट्रा एडिशन करने का, तो वह भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र बन जाएगा। सवाल पूछेगा वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा जैतपुर, महाराष्ट्र। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? जैतपुर, जैतपुर, महाराष्ट्र। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है हाल फिलहाल में? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए राजस्थान सरकार ने अवनी लेखरा को, अवनी लेखरा को। ठीक है। ऑपरेशन ओलिविया बताए थे आप लोगों को? बताए थे आप लोग। ऑनलाइन शायद लोग नहीं, ऑफलाइन वाले जान। ऑलिव रिडले कछुआ के बारे में था। ऑलिव रिडले कछुआ के, उसी को बचाने के लिए। ठीक है ना। एक है ऑपरेशन गंगा, ये भी बता चुके हैं, ये इसको ध्यान रखिएगा। एक है ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन आहट लिख लीजिए। ऑपरेशन आहट महिलाओं एवं बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए। ऑपरेशन आहट महिलाओं एवं बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए। इसी तरह का चला था ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, सेम लाइन पे था, उसमें केवल बच्चों के लिए था, उसमें महिलाएं नहीं थी। सेम चीज़ है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, हाँ लिख लीजिए। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इसमें 1000 से अधिक बच्चों को आरपीएफ ने तस्करों से बचाया था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नमस्ते, देखिए ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना से बचाने के लिए यह अभियान चलाया गया था। याद रहेगा, नमस्ते करने से हाथ नहीं टच होता, तो उसके चलते। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग में वन है? कुछ आंकड़ा 24.62। हाँ ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसका आंकड़ा हम चलिए देख के बात देंगे। इसमें हमको लग रहा है जो यहाँ मेरे सामने आंकड़ा है वो कुछ मिसप्रिंट है, तो चलिए इसमें आंकड़ा छोड़ के ऐसे लिख लीजिए कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य, सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य, पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़। नहीं, सर्वाधिक, सवाल पढ़ना पड़ेगा क्या पूछा, सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य। ठीक है। और अपने, हाँ तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। उल्टा पूछेगा तब सबसे ज़्यादा
सबसे कम वाला, सबसे ज़्यादा हो गया। सबसे कम वन आवरण वाले 3 राज्य कौन से हैं? सबसे कम वाले, कोई गेस? हरियाणा, पंजाब और गोवा। एक और आंकड़ा लिखिए, सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य, मतलब कि जिन राज्यों का परफॉर्मेंस बेहतर है तो उनका क्वेश्चन बनना चाहिए। आंध्र प्रदेश, ठीक है, सबसे अधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश, सबसे अधिक नुकसान अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक मैंग्रोव वन भारत के किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। रामसर साइट आप लोग लिखवा चुके हैं, जो 22 में जुड़ा है वो भी लिखवाए हैं, 21 में वो पूरा याद कीजिएगा। रामसर साइट से एक सवाल आएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से भारत का सबसे ख़राब जगह कौन सा है? दिल्ली, ठीक है। दुनिया का सबसे ख़राब जगह कौन सा है? तो साइंस का मेरा जो क्लास परसों से शुरू होगा उसमें एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, ठीक है ना। साइंस में आपका 24 से कम सही नहीं होगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार COP26 से भी सवाल रहेंगे जो हम लिखवा चुके हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी अब कल फिनिशिंग करके और आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आज तक आपने हमारे साथ करंट पढ़ा, कल से आप खुद से करंट पढ़ेंगे, जो हम देंगे उसको पढ़ेंगे, और जो मटेरियल आपके पास उपलब्ध है किसी एक सोर्स से आप पढ़िएगा जो पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो करंट के लिए एक दिन है, वो निचोड़ कल मिल जाएगा आपको। आज आपको कुछ PDF भी हम भेज देंगे शाम तक, ठीक है। चलिए कल फिर मिलते हैं।